आज हम अर्थशास्त्र का असाइनमेंट का आंसर देखने वाले हैं, जो असाइनमेंट 5वां है, दिसंबर मंथ में आया है क्लास 12th का। और सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर आ चुके हैं, तो आप इजीली जाके और चेक कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर अवेलेबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छा देखिए, असाइनमेंट के आंसर जो है आपको उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आता है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ बताइए। मुद्रा के आगमन में इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपली यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ निम्न प्रकार की होती हैं। पहला है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय तभी संभव हो सकता है जबकि दो विनिमय करने वाले व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तुएं हों जिनकी उन दोनों को आवश्यकता हो। जैसे यदि किसान को कपड़े की आवश्यकता हो तो जुलाहे को भी अनाज की आवश्यकता होनी ही चाहिए। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है विभाजन की कठिनाई। वस्तु विनिमय की दूसरी कठिनाई यह है कि इसके अंतर्गत उन वस्तुओं से विनिमय करना कठिन हो जाता है जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि एक आदमी के पास एक गाय हो और उसको खाने, कपड़े, जूते आदि की आवश्यकता हो, तो वह मन अपनी गाय को विभाजित कर आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता। इसके बाद आता है तीसरा, मूल्य के एक सामान्य मापक का अभाव। तो वस्तु विनिमय की सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि इनमें सर्वमान्य मापक का अभाव था, परंतु अब सभी वस्तुओं का मूल्य मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद आता है फोर्थ, मूल्य के संचय का अभाव। वस्तु विनिमय के समय मूल्य का संचय वस्तुओं के रूप में ही हो सकता था, परंतु नाशवान वस्तुओं का संग्रह करना असंभव था। मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर कर दिया। मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत वस्तु के मूल्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना अत्यधिक कठिन कार्य था। उदाहरण, यदि एक व्यक्ति के पास गाय थी तो वह उसकी कीमत से सामान्य मूल्य का सामान दूसरी जगह भेजना चाहता है, तो वह वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत में एक कठिन बात थी। इसी तरह से पहले का आंसर आप देखेंगे। इसके बाद आता है दूसरा प्रश्न क्या बोलता है कि यहाँ पे केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए। केंद्रीय बैंक से क्या कार्य है। तो केंद्रीय बैंक की परिभाषा, केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जो देश की मौद्रिक, बैंकिंग तथा साख व्यवसाय का इस प्रकार नियमन एवं निर्देशन करती है जिससे देश की आर्थिक प्रगति वांछित गति से उचित दिशाओं में होती रहे। केंद्रीय बैंक के कार्य, नोट निर्गमन का एकाधिकार। तो यहाँ पे देखिए, ये भी अधिकार के बारे में लिखा गया है बहुत अच्छे तरीके से। अब देखेंगे, मुद्रा प्रणाली में एक रूपता, साख निर्माण पर नियंत्रण, मुद्रा प्रणाली में लोचा, जनता का विश्वास, केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी किए गए नोटों के प्रति अधिक रहता है, नोटों से प्राप्त संपूर्ण लाभ सरकार को मिल जाता है, मुद्रा के मूल्य में स्थिरता बनी रहती है क्योंकि मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना आसान होता है। इसके बाद बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक का अन्य बैंकों के साथ संबंध वैसा ही होता है जैसा व्यापारिक बैंकों का ग्राहकों के साथ होता है। वह न सिर्फ व्यापारिक बैंकों की रकम जमा करता है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण देता है। इसके बाद तीसरा, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक। तो देश को विदेशी व्यापार, विदेशी ऋण और अनुदानों से जितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है उसका श्रेष्ठतम प्रकार से उपयोग करते हुए केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय कोषों के संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। विदेशी मुद्रा के लेन देन पर प्रतिबंध रखा जाता है। ऐसे करके आप आंसर से यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास तथा विनिमय दरों की स्थिरता के लिए विदेशी मुद्रा के कोषों को उचित मात्रा में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। चौथा, यहाँ पे देखिए कि वर्तमान केंद्रीय बैंक न महज आर्थिक स्थिरता अपितु आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन देते हैं। व्यापारिक बैंकों को, सरकारी बैंकों, सहकारी बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा बिल बाजार के विकास एवं विस्तार के लिए केंद्रीय बैंक कार्य करता है ताकि निवेश के साधनों का विस्तार किया जा सके। सरकार को ही नाश प्रबंधन के माध्यम से वित्तीय साधन उपलब्ध कराता है। विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक की भूमिका विकास संबंधी कार्य के लिए अधिक सजग है। इसके बाद आता है प्रश्न 3, साख निर्माण की सीमाओं को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर है मुद्रा की मात्रा। बैंकों की साख निर्माण शक्ति को विधिग्राह्य मुद्रा की कुल मात्रा प्रभावित करती है। जिस देश में जितना अधिक विधिग्राह्य मुद्राओं का निर्गमन और प्रचलन होता है
वह बैंकों की शाख निर्माण की शक्ति उतनी अधिक होती है। इसके विपरीत विधिग्राह्य मुद्राओं का मात्रा कम होने पर शाख का निर्माण भी कम होता है। इसके बाद आता है मुद्रास्फीति एवं संकुचन। तो ऐसे करके आप सारे आंसर्स को देखेंगे। और फिर आता है मुद्रा को नगद रखने की प्रवृत्ति। इसके बाद चौथा नंबर आता है नगद कोष अनुपात। तो नगद कोष अनुपात में आप देखेंगे। इसके बाद आता है शाख नीति। तो शाख नीति में आप देखेंगे कि देश का केंद्रीय बैंक शाख मुद्रा का नियंत्रण एवं नियमन करता है। जब केंद्रीय बैंक या सरकार द्वारा सस्ती मुद्रा नीति अपनाई जाती है तो शाख निर्माण अधिक होता है। इसके विपरीत स्थिति में केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति को अपनाकर शाख को नियंत्रित करता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF बोर्ड एग्जाम के लिए वहीं पे दिए जाएंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं उससे बहुत सारे बच्चों ने 90+ स्कोर किया है और बहुत सारे बच्चों ने CG में टॉप 10 में भी रैंक लाया है। उनके इंटरव्यू को भी चैनल पे डाला गया है, तो आप डेफिनेटली उनको चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद है रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं, आप इनको ईजिली देख सकते हैं और लिख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या आता है कि एक व्यापारिक बैंक शाख का सृजन कैसे करता है, समझाइए। तो यहाँ पे लिखा गया है एक वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट का एक डीलर है। यह नकद जमा के आधार पर पैसा बनाता है। इसके अलावा यह अपने ऋण संचालन के माध्यम से नया पैसा जारी करता है और क्रेडिट बनाता है या किसी देश के मौद्रिक आधार का विस्तार करता है। इसलिए क्रेडिट निर्माण की यह प्रक्रिया जमाकर्ताओं को यह विश्वास दिलाती है कि उनके पास बैंक का पैसा है। इस तरह से आप देखेंगे उदाहरण भी आप यहाँ पे लिखा गया है, और जितना आपको सही लगे, जितने नंबर का क्वेश्चन है उस बेस पे आप वर्ड यहाँ पे रखेंगे और आंसर्स को लिखेंगे। चलिए देखते हैं आप इसके PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के PDF आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।